नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक एवं बाल विकास विशेषज्ञ। मैं विगत 2011 से CTET एवं स्टेट टेट की तैयारी बच्चों को चाइल्ड डेवलपमेंट का कराता आ रहा हूँ और मैंने अध्यापन में यह अनुभव किया है कि विद्यार्थियों को मनोविज्ञान के बेसिक तथ्यों की जानकारी के अभाव के कारण उनको बाल विकास के विषय वस्तु को रखना पड़ता है और जिसके कारण वो शीघ्र ही भूल जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से CTET और स्टेट टेट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की सहायता के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी का यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आइए मैं आज बाल विकास एक परिचय आपको एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से अवगत कराने का प्रयास करता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब कि बाल विकास का परिचय। तो मेन जो विषय है हमारा वो है बाल विकास, लेकिन बाल विकास जो है मनोविज्ञान का ही एक भाग है। मनोविज्ञान मूल विषय है और उसी का एक ब्रांच है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जिसको विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं, जिसमें कि जो है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक के सभी विकास की प्रक्रियाओं का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का ही एक छोटा भाग है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। टेट के विद्यार्थी इसको CD के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान मूल विषय है। हम सभी लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, साइक प्लस लोगस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। विभिन्न समय में मनोविज्ञान की विषय वस्तु बदलती रही है। जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ 16वीं सदी के आसपास, तो सर्वप्रथम इसे जो है आत्मा का विज्ञान कहा गया, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट एवं अन्य विद्वान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। 17वीं सदी आते तक मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन हो गया, इसे मन का विज्ञान कहा जाने लगा। और 19वीं सदी में इसे जो है साइंस ऑफ कॉन्शियस यानी चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा, जिसमें विलियम वुंट, विलियम जेम्स शैली एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ये तीनों विषय आत्मा, मन, चेतना, हम सभी लोग जानते हैं कि इन्हें हम सीधे तौर पे देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यानी ये अमूर्त विषय वस्तु है। और हम लोग सभी लोग इस बात से भी परिचित है कि अमूर्त विषय वस्तु का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन नहीं किया जाता। इसी व्यवस्था के कारण मनोविज्ञान ने इन तीनों विषय वस्तुओं का परित्याग करके वर्तमान में मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु है वह है व्यवहार। आज के डेट में जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रुडोल्फ गाल्काय, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। वुडवर्थ महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार को स्वीकार करता है। व्यवहार को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि व्यवहार को हम लोग देख सकते हैं। एक मनोविज्ञान के प्रति एक भ्रांति है कि एक मनोवैज्ञानिक
व्यक्ति के मन को पढ़ लेता है, जबकि वास्तविकता ये है कि मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करता है और उसके व्यवहार के से ही उसके मन में चलने वाली विभिन्न विचारों तक वो पहुंचने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान को अलग अलग समय पे अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मन, क्रो एंड क्रो, मैकडूगल का जो परिभाषाएं हैं वो काफ़ी प्रचलित है। सभी परिभाषाओं का यदि हम लोग आकलन करें तो हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि मनोविज्ञान वह विषय है जिसमें प्राणी के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है। तो जब हम कहते हैं कि प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन किया जा रहा है, इसका मतलब है कि इसमें पशु एवं मानव दोनों, एनिमल एवं ह्यूमन बीइंग दोनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे लोगों के मन में विचार आता है कि पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने की क्या ज़रूरत पड़ी। हम सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति है जिसका हम लोग डायरेक्ट मानव पर अध्ययन नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग पशुओं पर अध्ययन करते हैं और ये मान लिया जाता है कि जैसा परिणाम पशुओं में आ रहा है लगभग वैसा ही परिणाम मानव में भी आएगा। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा है कि वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक विधि से का मतलब है कि वह विधि जिसमें कम से कम दो गुण हो, एक तो सिस्टमेटिक होना चाहिए और दूसरा जितनी बार उसको रिपीट किया जाए रिजल्ट सेम आना चाहिए। और ये दोनों गुण मनोविज्ञान की विधियों में हैं। इसी के कारण आज मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग इस बात से परिचित होंगे कि इसमें बीए और बीएससी, एमए और एमएससी दोनों की डिग्रियां प्रदान की जाती हैं। इसका कारण इसकी साइंटिफिक मेथड ही हो जाता है। इस बात से हम सभी लोग भली बात अवगत हो चुके हैं कि आज के डेट में मनोविज्ञान का विषय वस्तु व्यवहार है और व्यवहार किसी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया ही व्यवहार कहलाती है। रिस्पॉन्स टूवर्ड स्टिमुलस कॉल्ड बिहेवियर। व्यवहार के अनेक प्रकार हैं। यदि व्यवहार के प्रकारों की हम लोग चर्चा करने लगें तो ये लगभग 50 से ऊपर होगा। हम यहाँ पे उन्हीं व्यवहारों की चर्चा करते हैं जो कि टेट और सुपर टेट के सिलेबस में कहीं न कहीं विद्यार्थियों को देखने को मिलता है। उनकी सूची ये है: सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार, अनैतिक व्यवहार, अपराध व्यवहार एवं बाल अपराध व्यवहार। सामान्य व्यवहार में नॉर्मल बिहेवियर, असामान्य एबनॉर्मल बिहेवियर। सामान्य एवं असामान्य व्यवहार कहने से पहले हम लोगों को कुछ क्राइटेरिया का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ कसौटियों का ध्यान रखना पड़ता है। एक उम्र में किया गया वही व्यवहार सामान्य होता है, जबकि दूसरे उम्र में यदि वही व्यवहार किया जाए तो असामान्य की श्रेणी में आ जाता है। यदि 3 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ मार्केट जाए और किसी वस्तु को न पाने से यदि वो ज़मीन पर बैठ कर रोने लगे तो ये सामान्य सा व्यवहार है, जबकि यदि कोई प्रौढ़ व्यक्ति यही व्यवहार करेगा तो असामान्य माना जाएगा। उसके बाद किस लिंग का व्यक्ति कर रहा है इसको ध्यान में रखना पड़ता है, किस समय कर रहा है, कितनी देर तक कर रहा है, कितनी तीव्रता से कर रहा है। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखने के बाद ही किसी व्यवहार को सामान्य या असामान्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसी तरह से सोशल बिहेवियर वो व्यवहार हैं जो कि सामाजिक मानक के अनुरूप हों। अलग अलग समाज में व्यवहार के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। यदि उन मानकों के अनुरूप है तो सामाजिक कहलाता है और यदि उन मानकों के विपरीत है तो एंटी सोशल व्यवहार कहलाता है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ समाज में नैतिक मानक हैं। उन नैतिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करने पे वो नैतिक कहलाता है और जबकि उसके विरोध में किए गए व्यवहार को अनैतिक, इमोरल कहते हैं। जैसे एक नैतिक मानक है कि यदि कोई दृष्टिहीन व्यक्ति सड़क पार कर रहा है तो उसे पार करने में सहायता प्रदान करना है। यदि कोई ऐसा करता है तो लोग कहते हैं कि बहुत ही नैतिक व्यवहार है, जबकि यदि कोई उसे धक्का दे दे तो कहते हैं ये तो बहुत ही अनैतिक व्यक्ति हैं। इसी तरह से क्राइम बिहेवियर वह व्यवहार है जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा स्थापित नियम एवं कानून के विरुद्ध किया जाता है। और यही व्यवहार यदि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तो बाल अपराध यानी डिलिक्वेंसी कहा जाएगा, अर्थात उसको
अभी अपने व्यवहारों के परिणामों के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं है, इसलिए बाल अपराधी को जेल के बजाय सुधार गृह में रखा जाता है। उसी तरह से अपेक्षित व्यवहार यानी डिजायर्ड बिहेवियर या एक्सपेक्टेड बिहेवियर, अनपेक्षित व्यवहार यानी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या नॉन डिजायर्ड बिहेवियर है। अपेक्षित व्यवहार वह व्यवहार है जो हमारे द्वारा किए जाने की आशा की जाती है, और अनपेक्षित व्यवहार वह व्यवहार है जो लोगों के द्वारा न किए जाने की आशा की जाती है। आगे अभी जो है नेक्स्ट और चैप्टर्स में हम लोग पुनर्वलन एवं दंड के बारे में भी पढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ देखेंगे कि अपेक्षित व्यवहार को बढ़ाने के लिए पुनर्वलन का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनपेक्षित व्यवहारों में कमी लाने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से बाह्य व्यवहार एवं आंतरिक व्यवहार, ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर या इनर बिहेवियर है। ऐसे व्यवहार जिनको हम लोग बाहर से देख सकते हो बाह्य व्यवहार कहलाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आंतरिक उथल पुथल भी व्यक्ति में चलते रहते हैं जिन्हें हम लोग बाहर से देख नहीं सकते, उसको कोवर्ट बिहेवियर या इनर बिहेवियर कहते हैं। अभी पिछले स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि व्यवहार किसी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया है। अब प्रश्न उठता है कि उद्दीपक क्या है। यहाँ एक चीज़ समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनोविज्ञान की ये सारी बेसिक संप्रत्यय हैं, आधारिक है, इनके बिना आगे की चीज़ें समझना थोड़ा कठिन होता है। तो उद्दीपक वे कारक हैं, कारक मीन्स इवेंट्स, एजेंट्स, कंडीशन, वो सभी कारक जो प्राणी के ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं उद्दीपक कहलाते हैं। और हम सभी लोग इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, जीवा और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों को जो प्रभावित करता है वो जो है उद्दीपक कहलाता है। तो उद्दीपक के प्रति जो प्राणी अनुक्रिया करता है वही व्यवहार कहलाता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मनोविज्ञान में कि क्या एक उद्दीपक हो तो क्या सभी प्राणी एक समान व्यवहार करेंगे? इसका उत्तर है नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि यदि एक समान व्यवहार क्यों नहीं करते, जब एक ही उद्दीपक सभी में अनुक्रिया उत्पन्न कर रहा है? तो उसका प्रश्न का उत्तर ये है, ये एक थ्योरी है, बहुत ही पॉपुलर थ्योरी, जिसको SOR थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि वुडवर्थ महोदय द्वारा दी गई है। अभी आगे हम लोग पावलोव स्किनर की थ्योरी भी पढ़ेंगे, जो कि SR थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। SOR थ्योरी उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई उद्दीपक आता है तो प्राणी में कुछ प्रक्रिया घटित होती है, उसके बाद ही कोई अनुक्रिया होती है। एक प्राणी में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो घटित होती है वो है अटेंशन। जब तक कोई उद्दीपक प्राणी के अटेंशन में, ध्यान में नहीं आता, तब तक कोई भी अनुक्रिया घटित होने की संभावना नहीं है। यदि हमारे रूम में सांप आ जाए और हम उसको देखें ना, तो हम आराम से अपना सभी काम सामान्य ढंग से करते रहेंगे। जब हम सांप देखेंगे तभी जो है हमारे अंदर जो है उत्तेजना आएगी। दूसरा जो इशू है वो आपका जो है स्टिमुलेशन है। तीसरा जो एक प्रमुख मुद्दा है वो है प्रत्यक्षीकरण। प्राणी के जो है प्रत्यक्षीकरण की क्षमता अलग अलग होती है। हम सभी लोग जानते हैं कि परीक्षा हाल में विद्यार्थी एक बार प्रश्न पढ़ के सभी विद्यार्थी नहीं समझ पाते। कुछ विद्यार्थी एक बार में सही समझ जाते हैं, कुछ लोग 2 बार पढ़ के सही समझ जाते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं तो 3 बार पढ़ करके भी गलत समझ जाते हैं। अर्थात कि जो है सभी की प्रत्यक्षीकरण की क्षमता एक समान नहीं है। और हमारा प्रत्यक्षीकरण 2 बातों पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता पे और दूसरा उसके अनुभव पर। यह देखा गया है कि जो लोग उच्च बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं, जिनकी बुद्धि अधिक होती है, वो चीज़ों को जल्दी और सही समझते हैं, जबकि जो कम बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो चीज़ों को न केवल देर से समझता है बल्कि गलत भी समझ जाता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दूर से ही देखकर बता देते हैं कि ये ठग होगा, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कई बार ठगी के शिकार होते हैं, फिर भी चीज़ों को समझने में उनको कठिनाई होती है। और दूसरा प्रत्यक्षीकरण अनुभव पर निर्भर करता है, जिसका पास्ट एक्सपीरियंस जैसा होता है वैसा ही उस चीज़ को परसीव करता है। जिस व्यक्ति को पहले कुत्ते दौड़ाकर काट लिए होते हैं वो कुत्तों को डेंजर के रूप में देखता है, जबकि जिनके साथ ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई वो उसको सामान्य ढंग से लेते हैं। तो इसीलिए एक ही उद्दीपक के आने के बाद भी समान व्यवहार नहीं होता।
क्योंकि सभी की अटेंशन की एबिलिटी एक समान नहीं है। सभी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि क्लास में 1 घंटे कंसंट्रेट किए रहें। कुछ विद्यार्थी 20 मिनट 25 मिनट बाद ही उनका कंसंट्रेशन भंग होने लगता है, जबकि कुछ विद्यार्थी 1 घंटे 1.5 घंटे लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ने में सक्षम होते हैं। सभी का जो है स्टिमुलेशन का थ्रेशोल्ड एक समान नहीं होता। कुछ लोग आराम से इस इंजेक्शन लगवा लेते हैं, और जबकि कुछ लोग इंजेक्शन लगवाने में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से परसेप्शन की एबिलिटी भी भिन्न भिन्न होने के कारण ही एक ही उद्दीपक आने के बाद भी सभी लोग समान व्यवहार नहीं करते। और जैसे एक उदाहरण ले लिया जाए कि यदि सांप आ जाए तो सभी व्यक्ति बेहोश नहीं होते। कुछ व्यक्ति बेहोश हो सकते हैं, कुछ व्यक्ति भागने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग उसे मार गिराने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको पकड़ करके हाथ से ही लेकर चले जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक ही सांप, एक ही उद्दीपक होने के बाद भी सभी लोगों का व्यवहार एक समान नहीं है। यही SOR थ्योरी है जो वुडवर्थ महोदय ने दिया था। अब हम लोग बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। हम लोग अभी ऊपर चर्चा कर रहे थे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक मनोविज्ञान की एक छोटी शाखा है। तो CTET और सुपर टेट की भी मैं बात करूं तो जो नाम तो इस पेपर का CD रखा गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया है, लेकिन हम लोग यदि उस पर उसके जो कंटेंट है, जो उसमें सिलेबस दिए गए हैं, जिन चैप्टरों को हम लोगों को पढ़ना है, यदि हम उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि वो मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं से लिए गए हैं। अभी मैं आपको कुछ शाखाओं के नाम जो कि संबंधित है उनका नाम यहाँ पे मैं सूचीबद्ध किया हूँ। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य जनरल साइकोलॉजी, असामान्य विज्ञान एबनॉर्मल साइकोलॉजी, प्रायोगिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, परामर्श मनोविज्ञान काउंसलिंग साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, स्वास्थ्य मनोविज्ञान हेल्थ साइकोलॉजी, शारीरिक मनोविज्ञान फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, स्त्री मनोविज्ञान वुमेन साइकोलॉजी। ये कुछ प्रमुख ब्रांचेज हैं मनोविज्ञान की। तो हम लोग जब देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस को तो आप देखेंगे कि उसमें सामान्य मनोविज्ञान से भी कुछ चैप्टर, असामान्य मनोविज्ञान से भी कुछ चैप्टर, प्रायोगिक मनोविज्ञान से भी कुछ चैप्टर, शिक्षा मनोविज्ञान से तो है ही है, परामर्श मनोविज्ञान से भी है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजे की थ्योरी पूरी हम लोगों को पढ़ना है, नैदानिक मनोविज्ञान पढ़ना है कि किस तरह से जो है प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस को हम लोग हैंडल करेंगे। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी से भी मुद्दे जुड़े हुए हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाम तो CD है, चाइल्ड डेवलपमेंट रखा गया है इस पेपर का, लेकिन उसमें जो है तमाम विषयों, तमाम मनोविज्ञान के तमाम क्षेत्र से उसमें विषय वस्तु डाले गए हैं। जब विद्यार्थी किताब खरीदने जाता है, बाल विकास की किताब खरीद लेता है, तो वो पढ़ता है तो देखता है कि उसमें उसे 30% 40% से ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं मिल पाता। और वो भी जो मिलता है उसमें देखा जाता है कि जो भी किताब लिखा गया है वो मार्केट में उपलब्ध हैं, UG PG के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई हैं, जिनका उद्देश्य होता है थ्योरी पढ़ना और लिख करके परीक्षा पास होना। जबकि टेट के विद्यार्थियों को न केवल उन नियमों सिद्धांतों को पढ़ना है, बल्कि इस बात पे विचार करना है कि उन नियम सिद्धांतों को कैसे कक्षा में अप्लाई करेगा, कैसे उन सिद्धांतों को, नियमों को छात्रों के सर्वांगीण विकास में उपयोग करेगा। यानी कि एक स्टेप और अधिक जानकारी की ज़रूरत है हमारे विद्यार्थियों को, जो कि सामान्य किताबों में वो नहीं मिलता, जिससे कि विद्यार्थी परेशान रहते हैं। लेकिन हम लोग जो प्रेजेंटेशन करते हैं, जो हम लोगों द्वारा जो किताब लिखी गई है, उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लगातार कंप्लेन करते रहते हैं कि जो गाइड है, जो कंपटीशन के नाम पे, टेट के नाम पे लिखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी गाइड हैं जिनमें तमाम भ्रामक चीज़ें लिखी हुई हैं।
उसका कारण है कि वो कॉपी और पेस्ट किया गया है। और कहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया है, वो कॉपी पेस्ट जहाँ से लिया गया, वो किस संदर्भ में लिखा गया था, किसके लिए लिखा गया था, ये सारी चीज़ों का बिना ध्यान दिए कॉपी पेस्ट किया गया रहता। इसलिए जो विद्यार्थी बीएड और बीटीसी और बीएड डीएड वगैरह में पढ़े रहते हैं, वो भी वहाँ पे पढ़ करके अपने संप्रत्यय में भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। तो बाल विकास की बात करें तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें बच्चों के व्यवहार, स्थितियाँ, कमियाँ एवं अन्य सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जिनका बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। अब मैं चर्चा करूंगा मनोविज्ञान से कुछ जुड़े हुए प्रमुख तथ्यों की। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, प्रयोगात्मक या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक W.M. वुंट, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, बाल मनोविज्ञान के जनक पिकॉट एवं बिने। यहाँ आप लोग सोच सकते हैं कि 2 नाम क्यों दिया गया है। तो पिकॉट महोदय ने जो है बाल विकास पे एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी थी, और बिने महोदय ने, हम सब लोग जानते हैं कि 1905 में प्रथम IQ टेस्ट का निर्माण करके बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसलिए इन दोनों का नाम जो है बाल मनोविज्ञान के जनक के रूप में लिया जाता है। भारत में मनोविज्ञान के जनक डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता को माना जाता है। उन्होंने 1905 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भारत में स्थापित किया। जबकि यदि हम लोग मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात करें तो 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में खोला था। और विलियम वुंट महोदय ही ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को मनोवैज्ञानिक कहा था, इसीलिए उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक के रूप में विलियम मैकडूगल ऑटो क्लाइनबर्ग को माना जाता है। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको मैंने इस प्रथम अपनी प्रस्तुति में रखने का प्रयास किया है। क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे, या किस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, या किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, मैं कुछ प्रश्नों के माध्यम से ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपने से भी प्रश्नों का निर्माण करें और सर्च करते रहें। तो एक प्रश्न बनता है कि मनोविज्ञान का विषय वस्तु वर्तमान में क्या है। तो मन, आत्मा, व्यवहार, उपर्युक्त सभी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान का जो विषय वस्तु है वो व्यवहार है। पहले पूर्व में मन, आत्मा, चेतना था, अभी वो मनोविज्ञान के विषय वस्तु नहीं है। तो उपर्युक्त सभी में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न का उत्तर बहुत सटीक है। व्यवहार ही जो है मनोविज्ञान का जो है वर्तमान समय में विषय वस्तु है। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है वह है नैदानिक मनोविज्ञान, इसमें कोई वो नहीं है। उसी तरह से आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट है। अभी पीछे स्लाइड में आप लोगों ने पढ़ा भी है। यहाँ बहुत क्लियर कट मैं कर देना चाहता हूँ कि यदि प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो उसका उत्तर होगा विलियम जेम्स, क्योंकि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कराने में विलियम जेम्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन यदि प्रश्न आता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम वुंट महोदय उसके जो है जनक माने जाते हैं। तो यहाँ अगला प्रश्न जो लिखा हुआ है मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो निसंदेह विलियम जेम्स उसके जनक हैं। ये मित्रों मेरी किताब है मनोविज्ञान एवं शिक्षण, जो ये दूसरा संस्करण है। मैं जैसा कि पहले शुरू में आपको बता चुका हूँ कि मैं 2011 से ही, जब से टेट लागू हुआ तब से मैं प्रथम बैच से ही विद्यार्थियों को अध्यापन करता आ रहा हूँ। इसके पहले भी मेरी एक किताब, इसकी प्रथम संस्करण आई मनोविज्ञान एवं शिक्षण, उसमें तमाम चीज़ें परिवर्तन के साथ ये अपना नया संस्करण है। इसमें जो है CTET, UP टेट, बिहार टेट, झारखंड, राजस्थान, MP, इन सब चीज़ों को, सभी जगह के जो है टेट के विषय वस्तु को शामिल करने के साथ साथ इसमें लगभग 500 से अधिक प्रश्न भंडार दिए गए हैं, जो कि पहले आए हुए प्रश्नों और हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्नों का भंडार है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब
प्रश्न पूछने के लिए आप जो है इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415997828 पर मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं डॉक्टर मनोज तिवारी, और यूट्यूब डॉक्टर मनोज तिवारी साइको एक्सपर्ट पर जुड़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आई होगी। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आज के इस मेरे प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण समप्रत्ययों को समझने में आसानी होगी तथा आप मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत ही होंगे। और किसी भी एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से संपूर्ण विषय की प्रस्तुति संभव नहीं होती है। तो आप में से जिन साथियों को कुछ प्रश्न पूछना हो, कोई भ्रांति हो, उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। प्लस आज जो मैंने ये पावर पॉइंट प्रेजेंट किया है, ये जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा रहेगा। आप उस लिंक के माध्यम से इसे पढ़ सकते हैं और एक अच्छा नोट्स तैयार करके अपनी तैयारी को एक धनात्मक दिशा दे सकते हैं। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने उन साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें जो कि दूर दराज से आते हैं और जो है किसी विभिन्न कारणों से किसी संस्थान में तैयारी करने में सक्षम नहीं है। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अभिवादन एवं बहुत बहुत धन्यवाद।